लास्ट टाइम अपने बाइनोमियल पढ़ रहे थे, तो बाइनोमियल में हमने बेसिक बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा था, उसके अलावा कोफिशिएंट निकालने का सॉल्व किया था और रिमाइंडर सॉल्व किया था, मिडिल टर्म वाला पार्ट देखा था। तो अभी उसमें मैंने कल लास्ट टाइम कुछ सवाल भी दिए थे, ठीक है ना। तो उसमें कोफिशिएंट वाले तो आई थिंक हो गए होंगे। उसमें एक सवाल ये दिया था, ये नंबर ऑफ रैशनल टर्म वाला, तो एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, अदरवाइज दूसरा वाला तुम लोग सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म। तो सवाल था कुछ ये कि 9 का पावर 1/4 प्लस 8 का पावर 1/6 का पावर ये 1000, इसमें बताना था नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स की बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जनरल टर्म से सॉल्व होता है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ है 3 का पावर 1/2 प्लस ये आ जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर 1000। इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो जनरल टर्म कितना क्या बन जाएगा 1000 CR 2 का पावर R/2 और यहां से 3 का पावर R 1000 माइनस R/2, ऐसा होना चाहिए। अब रैशनल टर्म का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 और 3 है, सपोज 2 की पावर है 5/2, 2 की पावर 5/2 है तो 5/2 तो कितना दे देगा भाई 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर हाफ, तो 2 का पावर 5/2 की वजह से एक √2 आ जाएगा, √2 की वजह से रैशनल नहीं बनेगा। इसका मतलब रैशनल होने का मतलब ये 2 का जो पावर है, ये पावर और 3 का पावर, ये दोनों पावर मस्ट बी इंटीजर, दोनों के दोनों पावर आपस में क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर होने का मतलब R, भाई R/2 हमारा क्या होना चाहिए, कुछ इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर होना चाहिए तो R क्या होना चाहिए, अगर इसको मैं मानूं कि R/2 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं K और K बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मतलब R बराबर क्या होना चाहिए 2K, ठीक है ना। R बराबर 2K टाइप का नंबर होना चाहिए, इवन इंटीजर टाइप का नंबर होना चाहिए। अब यहां से ये वाला भी इंटीजर होने का मतलब 1000 माइनस R/2, ये भी क्या होना चाहिए हमारा इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहां से अपने ही कहते हैं ये है 2 इधर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा 1000 माइनस, इसका मतलब ये हो गया इवन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। और यहां से 1000 माइनस 2R बिलोंग्स टू, ये इधर जाएगा तो 2 टाइम्स इंटीजर का मतलब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, मतलब ये भी क्या हुआ इवन इंटीजर। तो ये इवन नंबर है, ये इवन इंटीजर है, तो इसमें से क्या घटाया जाए कि अपने को इवन इंटीजर मिले, तो इसका मतलब जो 2R है ये भी क्या होना चाहिए इवन इंटीजर। तो इसका मतलब ये 2R भी क्या होना चाहिए, मतलब ये 2R क्या होना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर होने का मतलब अपने पास R कैसा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। या ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं तो हम ऐसा बोलते हैं क्या, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा नहीं करते हुए ऐसा बोल देते हैं कि ये कितना होना चाहिए 500 माइनस R/2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसको इधर ले जाओ, यहाँ 500 माइनस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर होगा तो R/2 बिलोंग्स टू आ जाएगा इंटीजर। ऐसा होने के लिए R को क्या होना पड़ेगा इवन इंटीजर। इसका मतलब यहां से भी R इवन इंटीजर होना चाहिए और यहां से भी R क्या होना चाहिए इवन इंटीजर। अगर ऐसा है तो अब R की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है जो इवन इंटीजर बना देगी, तो देखते हैं R की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है जो इवन इंटीजर बना देगी। तो R हमारा इस एक्सपेंशन के हिसाब, जनरल टर्म्स के हिसाब से R हमारा कहां से कहां तक जा सकता है 0 to 1000 तक, ठीक है ना। और हमें पता है हमारा यहां से R कैसा होना चाहिए इवन इंटीजर, तो R इवन इंटीजर का मतलब R इवन नंबर है तो R क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा 2 0 2 4 अप टू 1000, इसका मतलब ये आ जाएंगे 501 टर्म्स, ये आ जाएगा 501 टर्म्स। तो इसका मतलब ये हमारा नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने आ जाएंगे 501। तो ये सॉल्व करने का तरीका रहेगा क्या, जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म के हिसाब से दोनों पावर को क्या कर लो इंटीजर होनी चाहिए, दोनों पावर इंटीजर होने के हिसाब से
कुछ रिलेशन मिल जाएगा अपने को। जैसे दोनों केस में यहाँ मिल रहा है r कैसा होना चाहिए, इवन इंटीजर। लेट से ऐसा मिलता कि r2 का मल्टीपल और ये वाला 3 का मल्टीपल, तो वहां से सोचते हम कि ये 3 का मल्टीपल और ये 2 का मल्टीपल कब हो सकता है, तो उसके हिसाब से डायरेक्टली सोचते हैं हम। तो ये इसको सवालों को सॉल्व करने का तरीका ऐसा रहता है। अब इसी में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लास्ट क्लास में हम वो पढ़ रहे थे, रिमाइंडर वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो रिमाइंडर वाले पार्ट में हमने वो पढ़े थे, 2 सवाल देखे थे क्या, कि 5 का पावर समथिंग था कुछ 100, इसको 13 से डिवाइड किया जाए देन व्हाट इज रिमाइंडर, ये वाला पार्ट पढ़ा था। अब इसी में कुछ वो देख रहे हैं, कुछ अलग अलग सवाल क्या बनते हैं, जो कुछ तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्या, जैसे व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 81 इज डिवाइडेड बाय 82। एक तो ये टाइप का। और दूसरे इसी में कुछ बनते हैं, प्रूव दैट 9 का पावर n प्लस 7 फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 8, एंड सेकेंड कि 6 का पावर 2n माइनस ये अपने कह सकते हैं क्या, 6 का पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 1225। ऐसा ये सवाल तुम ट्राई कर सकते हो। इसमें एक सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला आपने आप देखना, ये वाला देखना, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 6 का पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 35 स्क्वायर। अब देखो प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय क्या है, 35 स्क्वायर है। तो ऐसे के लिए हम क्या कहते हैं, वही रिमाइंडर से सोचते हैं। अगर ये चीज इससे डिविजिबल है तो इसको इसमें डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0। ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज इसमें कंप्लीटली डिवाइड कर रही है तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपने को ये प्रूव करना है कि 6 का पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 1225 से, देन रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 0 निकल के आना चाहिए। ऐसा प्रूव कर दें तो अपना काम बन जाएगा। अब हम तो यही कहते थे ना क्या, कि जिससे डिवाइड कर रहे हो तो नंबर को इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे इसके हिसाब से 1225 लैम्डा प्लस माइनस 1 में, ऐसा कन्वर्ट करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो 1225 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये नंबर 1225 प्लस माइनस लैम्डा में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसको देखो थोड़ा सा अपने को ये वाला नंबर अगर क्लियर हो तो ये लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसको इस नंबर को किस में कन्वर्ट करते हैं, 35 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट किया, इसको लिखा ये वाला 6 का पावर 2 का पावर n माइनस 35n माइनस 1, तो ये हो गया 36 का पावर n माइनस 35n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 1 का पावर या 1 प्लस 35 का पावर n माइनस 35n माइनस 1 टाइप का आ जाएगा। अब इसको ओपन करते तो ये बनेगा NC0 35 का पावर 0 प्लस NC1 35 का पावर 1 प्लस NC2 35 का पावर 2 अप टू NCN 35 का पावर n माइनस 35n माइनस 1 टाइप का बन जाएगा। अब ये पहला वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म होगा 1, NC1n होता है तो ये हो जाएगा 35n। तो ये दोनों मिलके लास्ट वाले दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी सब में देखो यहां से ये टर्म्स बचे अपने पास, 35 ये बचे, तो यहां से इन सबको अपने, मैं यहां लिख रहा हूं इन सबको अपने लिख सकते हैं 35 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
ये आ जाएगा NC2 प्लस NC335, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये बन गया 1225 टाइम्स लेमडा टाइप का। तो ये अपने आप किससे डिविजिबल हो गया, 35 स्क्वायर से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1225 से, सो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 1225, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 1225। तो ये रिमाइंडर के ये दूसरे टाइप के सवाल। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाला सॉल्व करना होगा तो हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो हम अपने आप इसको क्या लिखेंगे, 1 + 8 का पावर n। तो ये तुम लोग ट्राई करोगे, ये वाला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके हिसाब से तुम लोग ट्राई करोगे कि 3 की पावर 81 को 82 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब रिमाइंडर से रिलेटेड एक और टाइप का सवाल बनता है अपने पास। क्या होता है वो देखते हैं। देखो, एक इसी में आता है क्या, फाइंड, या ऐसा बोलते हैं लास्ट टू या लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर। ये लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट पे नंबर। इसकी बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं क्या, जैसे नंबर ले रहा हूं मैं 1 3 5 7 1 2 5, ये नंबर है। क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट वाली डिजिट कितनी है, लास्ट वाली डिजिट, लास्ट वाली डिजिट है 5। इसी में बोला जाए कि लास्ट 2 डिजिट कितनी है, तो लास्ट 2 डिजिट ये हो जाएगी 25। सिमिलरली लास्ट 3 डिजिट ये हो जाएगी 125, ऐसा हो जाएगा। अब अपने कहते हैं ये तो निकाल सकते हैं। अब लेकिन मैं तुमसे यही पूछ लूं क्या कि कुछ बताओ कि 3 का पावर 81 की लास्ट 3 डिजिट कितनी होगी। तो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसको पहले 3 का पावर 81 भी तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे में देखो हम इसको कैसे रिलेट करते हैं इस चीज को। लास्ट डिजिट 5 है, शायद ये ऐसा है, इज रिमाइंडर when it is divided by 10, शायद ये शो कर रहा है। अगर इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूं देन व्हाट इज रिमाइंडर, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो शायद रिमाइंडर कितना आएगा 5, और वो हमारा क्या बन रहा है, लास्ट डिजिट बन जा रहा है। अब लास्ट 2 डिजिट का मतलब रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 100, अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो शायद लास्ट 2 डिजिट मेरी आ जाएंगी 25, सॉरी रिमाइंडर आ जाएगा 25, वो किसके इक्वल आएगा, लास्ट 2 डिजिट। सिमिलरली रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 125। तो इस तरह से हम क्या होता है लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को रिमाइंडर से रिलेट करते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि लास्ट 4 डिजिट बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा कि किससे डिवाइड करना है, 10,000 से, और लास्ट 5 डिजिट मतलब 10 की पावर 5 से डिवाइड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम ये कहते हैं हमें तो रिमाइंडर तो देखना आता ही है कि किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करना है, देन व्हाट इज रिमाइंडर, तो हम उतना लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे यहां पे बात करते हैं कि मान लो अपने को निकालना है लास्ट 3 डिजिट ऑफ 3 का पावर 81। अब लास्ट 3 डिजिट का मतलब हुआ कि हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 1000 से। लेकिन 1000 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो इस नंबर को किस में कन्वर्ट करोगे, 1000 लेमडा प्लस माइनस 1। तो सभी नंबर्स को भाई हर किसी नंबर को 1000 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने कहते हैं कि 1000 लेमडा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर कैसे होंगे, या इधर होंगे 999 और कितना 1001 टाइप का, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं लेमडा की वैल्यू 1 रखूं तो लेमडा की वैल्यू 2 रख दूं तो ये बन जाएगा 1999 टाइप का, और कितना
2001 टाइप का, तो ऐसा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम किसी भी नंबर को 999 में या 1001 में या 1991 में या 2001 में। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम हर किसी को इन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 में। हर किसी नंबर को 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करते हैं और वहां से सोचते हैं। तो कैसे, 3 का पावर 81 को वैसे कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, ये शायद 10 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या किया, एक 3 बाहर निकाला, 3 का पावर क्या लिखा 80। अब ये हो गया 3 इंटू 9 का पावर 40, इसको लिखा 3 इंटू 10 माइनस 1 का पावर 40, ऐसा लिखा। अब ये एक्सपेंशन ओपन करते हैं। अब इस एक्सपेंशन को मैं शुरू से नहीं लास्ट से ओपन कर रहा हूं, क्यों, इसकी बात अभी करेंगे। सबसे लास्ट वाला टर्म बनेगा 40C40 माइनस 1 का पावर 40 इंटू 10 का पावर 0, ऐसा कुछ बन जाएगा। इससे पहले वाला टर्म जो बनेगा वो बनेगा 40C39 माइनस 1 का पावर 39 10 का पावर 1। इससे पहले वाला जो टर्म बनेगा नेक्स्ट 40C38 माइनस 1 का पावर 38 10 का पावर 2। अब इससे पहले वाला एक टर्म लिख रहा हूं मैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाला जो टर्म बनेगा प्लस वो बनेगा 40C37 माइनस 1 का पावर 37 10 का पावर 3, ऐसा। और आगे भी लिखना चाहें तो वो 10 का पावर 4 10 का पावर 5 ऐसे बन जाएंगे। लेकिन एक चीज देखो, क्या 10 का पावर 3 कितना होता है 1000। तो अगर इस नंबर में 1000 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या ये रिमाइंडर में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 1000 आएगा, लास्ट में 3 जीरो आएंगी। इससे पिछले वाले में 10 का पावर 4 वाला बनेगा, 10 का पावर 4 में भी तो 1000 से डिविजिबल होगा, वो भी तो रिमाइंडर में क्या देगा, जीरो, रिमाइंडर कभी नहीं देगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, इसका मतलब इससे पहले वाले से कोई भी नंबर रिमाइंडर नहीं देंगे। तो ये वाला लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसी में अब बाकी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बाकी पार्ट को कैसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या बचा 3 इंटू 40C38 10 का पावर 2 माइनस 40C39 10 का पावर 1 प्लस ये 1 बचा, ऐसा नंबर बच गया। अब ये वाला 3 इंटू ये आ जाएगा 40 इंटू 39 बाई 2 इंटू 100 माइनस 40 इंटू 10 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। तो ये आएगा 3 इंटू ये आ जाएगा 78,000 माइनस ये आ जाएगा 400 प्लस 1। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन, ये क्या, अगेन ये नंबर भी क्या है 1000 से डिविजिबल है, तो ये वाला भी हमारा रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये नंबर भी हटा दिया हमने। तो अपने पास यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा 3 इंटू माइनस 399, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये बनेगा माइनस 1197, ठीक है ना। अब इसमें अगर 1000 से डिवाइड कर दें देन व्हाट इज रिमाइंडर, तो ये अगर अपने को लग रहा है 1000 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा 197, लेकिन अपने को पता है माइनस वाला नहीं लेते हैं, तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 803। ये हमने पहले भी देखा था कि नेगेटिव वाला हो तो कैसा आंसर लेना है, ठीक है ना। तो आंसर आना चाहिए 197, तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता तो इसलिए आंसर आ जाएगा 803। तो ये लास्ट 3 डिजिट निकालने का तरीका। और इसी में मान लो अगर मेरे से लास्ट 2 डिजिट पूछा होता तो मैं एक्सपेंशन पीछे से लिखना शुरू करता 10 का पावर 0, यहाँ 10 का पावर 1, ये वाला लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 का पावर 2 में 100 ऑलवेज 100 से डिवाइड हो जाएगा, आगे वाले सब डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट 2 टर्म लिखो, अपने आप डायरेक्टली आंसर आ जाएगा वहां से। तो ये इसमें लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट निकालने का मेथड रहता है कि हम ऐसे निकालते हैं लास्ट 2 डिजिट नंबर और लास्ट 3 डिजिट नंबर। हर किसी नंबर को 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। तो 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करने पे अपने आप वो लास्ट, अब देखना है कि पीछे से एक्सपेंशन लिखते हुए 2 टर्म लिखनी है कि 3 टर्म लिखनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि किससे डिविजिबिलिटी पूछी गई है, 100 से 1000 से या किससे पूछी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे अपने। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसी में कि कैसे क्या होता है। अब इसी पे एक सवाल तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या, कि
फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 17 का पावर 100। इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो ये अपने से ट्राई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगेन क्या करोगे, 10 लैम्डा प्लस माइनस 1, तो 17 का क्या काम आएगा, स्क्वायर, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 को हम लिख सकते हैं 290 माइनस 1 टाइप से। तो इस टाइप के एक ये सवाल होता है इसमें लास्ट 2 डिजिट। अब इसी में बाइनोमियल में एक सवाल ही है, बेसिक उस पे एक्सपेंशन पे क्या पूछा जाता है। 2 सवाल लिख रहा हूं, उसी में एक में है, विच इज ग्रेटर, फर्स्ट 1.01 का पावर 10 का पावर 6 और 10,000 ऐसा, या फिर सेकेंड 1.2 का पावर 400 और 800। 400 है कि 4000 है, 4000 है। और इसको अब ऐसे सवाल 1.01 का पावर 10,000, 10 लाख और 1000 में 10,000 में ग्रेटर कौन सा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अगर 0.01 नहीं हो तो 1 का पावर कितना भी करो क्या होगा, 1 बनेगा। देखने से लग रहा है कि ये छोटा रहा होगा। अब एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल को, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिमिलर प्रोसेस से दूसरा सॉल्व करोगे। क्या होता है इसमें, हम ऐसा होता है, अपने हमसे पूछा है ए और बी में कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं हम निकालेंगे a माइनस बी का वैल्यू। अगर वो पॉजिटिव आया, दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन क्या होगा, b रहा होगा। और यही अपना a माइनस बी नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या रहा होगा, a लेस देन b रहा होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो हमने ये इसका फर्स्ट वाले में 1.01 का पावर 10 टू द पावर 6 माइनस ये कितना है 10,000, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसको बाइनोमियल से इसको लिखा 1 प्लस 0.01 का पावर 10 टू द पावर 6 माइनस ये बन जाएगा कितना 10,000। अब यहाँ पे 1 प्लस 0.01 का पावर 10,000 का 10 का पावर 6 है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बनेगा, 10 का पावर 6 C0 इंटू 0.01 का पावर 0 और 1 का पावर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 10 का पावर 6 C1 इंटू 0.01 का पावर 1 और उसका पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 10 का पावर 6 C2 इंटू 0.01 का पावर 2। ऐसा कुछ एक्सपेंशन बनेगा। माइनस में लिखा हुआ है 10,000, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा 10,000 का ये C0 ये बनेगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 10 का पावर 6 इंटू 0.01 प्लस इसको ऐसा ही रहने देते हैं 10 का पावर 6 C2 इंटू 0.01 का स्क्वायर और माइनस लिखा हुआ है 10,000। अब देखो ये क्वांटिटी शायद 10,000 ही बन रही है। तो हम इसको और इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसको कैंसिल आउट किया तो बचेगा क्या, बचा अपने पास 1 प्लस ये 10 का पावर 6 C2 0.01 का स्क्वायर। अब टू बहुत सारे ऐसे टर्म्स बचेंगे जो क्लियरली दिख रहा है अपने को कि ये कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो अपना बना ये 1.01 का पावर 10 टू द पावर 6 माइनस 10,000 आ गया ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा 1.01 का पावर 6 का 10 टू द पावर 6 शुड बी ग्रेटर देन 10,000। तो ये टाइप के सवाल को ऐसा डिफरेंस लेके अगर पूछा हो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर और लेस, तो ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं।
सिमिलरली दूसरे वाले को भी हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं, तो ये खुद से ट्राई कर सकते हैं अपने। तो ये ध्यान रखना कि ये वाले सवाल करने का मेथड ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें बाइनोमियल में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली एंड एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली एंड एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो मतलब क्या होता है न्यूमेरिकली और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म का, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, 3, 5, 7, -12, 15, -20, 21 या 19, ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सी है और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन सी है, तो सबसे पहले क्या मतलब होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट का। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब ऐसा नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है, और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट मतलब विद साइन के साथ जो सबसे बड़ा है। तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट बहुत इजीली दिख रहा है, साइन के साथ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 19 अपना सबसे बड़ा नंबर है। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात करें, न्यूमेरिकली वैल्यू किसकी ग्रेटेस्ट है, शायद ये -20 की। मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट देखने का तरीका, सबको मोड लगा दो तो ये 3, 5, 7 ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 19। तो कौन सा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ये वाला टर्म रहा होगा, तो ये है -20। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3, 5, 7, -12, 15, 20 और -19। अब इस केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इस केस में क्लियरली कितना है, 20 है। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी कितना है, 20 है। तो एक पॉइंट तो ये दिमाग में आया क्या कि एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में अगर दोनों का साइन सेम है तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही क्या होगा, हमारा एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट होगा। मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। इस केस में अगर दोनों का साइन क्या है, सेम है, ठीक है ना। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट तो पॉजिटिव है ही है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू उसी की बड़ी होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी हो जाएगा। और इस केस में क्या मैं इसको एल्जेब्रिकली लोएस्ट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको एल्जेब्रिकली लोएस्ट टर्म बोल सकता हूं, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है ये। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो कोई नंबर जो सबसे बड़ा होगा न्यूमेरिकली, अगर वो प्लस साइन के साथ है तो वो एल्जेब्रिकली भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर वही अपना नेगेटिव साइन के साथ है तो वो एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में अपना एल्जेब्रिकली लोएस्ट जो है वो किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के इक्वल है। तो ये क्लियर होना चाहिए क्या। अब हम बाइनोमियल में कैसे ये चलेंगे, अपने बाइनोमियल में हम बोलेंगे कि सपोज क्या कहते हैं, हम ऑलवेज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम कहेंगे इसका साइन चेक कर लो। अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो ये वाला एल्जेब्रिकली भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और अगर इसी का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिकली लोएस्ट हो जाएगा। अब पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा है एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट और क्या मतलब होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिक बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल की बात करने का मतलब, जैसे मैंने कोई छोटा एक्सपेंशन लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया x + 2y का पावर 3, ठीक है ना, ऐसा है एग्जांपल दिया कोई,
अब इसमें बात करें तो हम बोलेंगे क्या, या x माइनस 2y का पावर 3। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या बनेगा, 3c0 माइनस 2y का पावर 0, ये बनेगा x का पावर 3 प्लस 3c1 माइनस 2y का पावर 1 x का पावर 2 प्लस 3c2 माइनस 2y का पावर 2 x का पावर 1 प्लस 3c3 माइनस 2y का पावर 3 x का पावर 0, ऐसा बन जाएगा। तो इसको ओपन किया तो ये बनेगा शायद एक्स क्यूब, ये बनेगा माइनस 6x²y, ये वाला बन जाएगा प्लस 12xy², लास्ट वाला बन जाएगा माइनस का 8y³। तो अगर कोफिशिएंट की बात की जाए तो देखो ये पहली टर्म है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -6, इसका कोफिशिएंट कितना है 12, इसका कोफिशिएंट कितना है -8। अब कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो हम x³ और x² को नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब वैसे ये टर्म है x³ में जो वेरिएबल की जगह 1 रख दो तो ये बन जाएगा 1, यहाँ दोनों वेरिएबल की जगह 1 रख दो तो ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा -8, ठीक है ना। अब इनमें सबसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट शायद है 12, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी कितना है 12 है अपने पास। तो ये अपने कहना चाह रहे हैं क्या, कि हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि अब अपना ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। जैसे इस केस में कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, कौन सा वाला टर्म है, थर्ड टर्म है हमारा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। अब ये तो चलो छोटा एक्सपेंशन था, ओपन करके भी देख लिया, यही एक्सपेंशन 50 या 100 टर्म्स का आ जाए तो हम हर टर्म को ओपन करके नहीं देख सकते, तो वहां अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा वाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा और कैसे एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब उसके लिए अपने जा रहे हैं कि कौन सा वाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कैसे देखें कि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है या एल्जेब्रिकली ये न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट है। तो अब इसकी बात बोलते हैं, इसके लिए अपने क्या कहते हैं, क्या करते हैं इसमें पहले एक्सपेंशन बनाते हैं, उससे सोचते हैं। अब अपने ये कहते हैं बाइनोमियल में कि हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट देखना शुरू करते हैं, x प्लस वाई का पावर n, इन जनरल बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट देखना शुरू कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट अपने को मालूम चल गया तो अपने को एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी मालूम चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा कहते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात करते हैं कि इसमें कोई लेट tr+1 बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। अगर हम मानते हैं कोई tr+1 टर्म जो होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। एक और होता है बाइनोमियल में, हमने अगर थोड़ा एक्सपेंशन देखे हो पीएनसी में, जैसे ये एक्सपेंशन आते हैं तो जैसे अपन कहते हैं ना क्या, जैसे x प्लस वाई का पावर 3 है तो इसके जो कोफिशिएंट आते हैं वो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 आता है, ऐसा आता है। और ये वाला बनता है 1, ये 3, ये है 3, ये है 1। तो अभी पूछा जाए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्या है, टर्म कौन कौन से है, तो हम बोलेंगे ये दो टर्म्स हमारे क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। ऐसे ही x प्लस वाई का पावर 4 लेते तो इसमें बनता 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। तो ये इसकी वैल्यू होती है 1, ये होता है 4, ये है 6, ये है 4, ये है 1। तो ये वाला हमारा क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो इसका मतलब देखो कभी कभी एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रहा है और कभी कभी दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रहे हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर tr+1 हमारा कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो tr+1 अगर वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो tr+1 का जो मोड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, tr का मोड रहना चाहिए। क्या ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा tr+1 तो वो अपने पीछे वाले से, tr वाले से, पीछे वाले से या तो बड़ा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर। और साथ ही साथ tr+1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, tr+2 का मोड, ऐसा भी होना चाहिए भाई। tr+1 का मोड अपना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, tr+, मतलब अगर कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो वो अपने आजू बाजू वालों से या तो बड़ा होना चाहिए या क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कहते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कैसे आता है, तो हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसको ले रहे हैं टी आर प्लस वन का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ टी आर, तो टी आर प्लस वन का मोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ टी आर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो ये क्या बन गया, टी आर एस वन की बात करें तो ये आ जाएगा एन सी आर वाई का पावर आर एक्स का पावर एन माइनस कैपिटल एन माइनस आर, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा एन सी आर माइनस वन वाई का पावर आर माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन का मोड, ऐसा बनेगा। अभी देखो एनसीआर को हम लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर ले जाते हैं, एनसीआर को इधर ले जाते हैं और देखो ये इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y, और इसमें और उसमें उधर बचेगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया मोड ऑफ एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, ये बचेगा कितना x, ऐसा बचेगा। या ऐसा नहीं करते तो हम कहते हैं ऐसा कर लो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये यहाँ बचेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू x, ऐसा बचेगा, इसका मोड है। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, r कैंसिल होगा तो ये बचेगा, अब ये तो पॉजिटिव होगा तो ये बचेगा मोड y अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x अपॉन n माइनस r प्लस वन, ऐसा बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आता है r लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ x अपॉन y, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है कि r लेस देन इक्वल टू, ये आ जाता है n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ x अपॉन y। और हमें ये कैसे आया है ये पता हो या ना हो, अपने को ये याद होना चाहिए डायरेक्ट, r जो आता है लेस देन इक्वल टू आता है n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ x अपॉन y टाइप का, ऐसा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये ऐसा टाइप का टर्म बनता है। अब इसी में देखो इसके लिए दूसरी मतलब ये बात करते हैं, पहले ये क्लियर है, मैंने ये सॉल्व किया, यहाँ से ये बन गया। अब इसको आगे चलते हैं, तो एक मिनट, ये वाला भाई हमने क्या किया, x प्लस वाई का पावर n में हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये टी आर प्लस वन का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ टी आर रख के सॉल्व करना शुरू किया। तो हमारा ये है r लेस देन इक्वल टू, ये आ गया n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ x अपॉन y। इसको याद ही रखना है, बार बार काम नहीं आएगा, बार बार हम पूरा प्रूव नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे कि ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का मोड, इसको डायरेक्टली याद रखना है कि ये आता है n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ऐसा याद रखेंगे। देखो फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है y, तो n प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड ऑफ x अपॉन y टाइप का। अब इसी में क्या कहते हैं, दो बातें, अभी उसको सेकेंड वाले की बात करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले अब ये वाला एक्सप्रेशन हमारे लिए, अच्छा, इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट गिवन, अगर अपने को वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x और y की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, देन पुट x
कोमा वाई इक्वल्स टू 1। तो उस केस में हम x और y को क्या पुट कर देंगे 1 1, क्योंकि हमने कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो अपने कोफिशिएंट के लिए x, जैसे हमने ऊपर कहा था ना कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट देखना होता है, x क्यूब गायब करना पड़ेगा, तो उसकी जगह कितना आ जाएगा 1 1 रख देंगे। अब ऐसा करते हैं तो अब अपने ही मानते कि ये कुछ अपना ये लेट n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y, ये जो है कुछ m बन जाता है, ठीक है ना। तो अपना ये आ जाएगा r लेस देन इक्वल टू m निकल आएगा, ऐसा निकल आएगा, ऐसा निकल आएगा। तो अपन यहां पे बात करते हैं क्या, केस 1, अगर m बिलोंग्स टू इंटीजर है, अपना m क्या निकल आता है इंटीजर, तो ये बन जाएगा भाई r लेस देन इक्वल टू m है। तो यहां से दो बातें हैं क्या, कि r क्या हो रहा है, एक तो लेस देन m हो रहा है, और एक दूसरा r क्या हो रहा है इक्वल टू m हो रहा है। तो r लेस देन m के लिए भाई अगर यहाँ पे r लेस देन लिया है, इसका मतलब शुरू में भी इक्वलिटी नहीं ग्रेटर देन लेके चले होंगे, तो इसका मतलब शुरू में tr+1 का मोड जो है वो ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, tr का मोड बन जाएगा। और सिमिलरली r इक्वल टू m लेके चले हैं, r इक्वल टू m लेके चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tr+1 का मोड इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोड ऑफ tr आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो उससे ज्यादा अच्छा क्लैरिफाई होगा, इसको हम डायरेक्टली बाद में याद रख लेंगे। क्या कि सपोज ये वाला क्वांटिटी हमने m इंटीजर माना है और m का वैल्यू आया होता कुछ 12 मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन आता ज्यादा और m का वैल्यू आता 12, तो हम कहते हैं r हमारा लेस देन इक्वल टू कितना आता 12, ऐसा आता। तो दो बातें, r लेस देन कितना आएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू 12, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो r लेस देन 12 का मतलब ये वाला tr+1 इसके लिए ग्रेटर देन क्या होगा, मोड ऑफ tr, और यहाँ पे tr+1 का मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, tr का मोड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर मैं बोलूं कि r लेस देन 1, r को 0 मानते हैं, 0 लेते हैं तो क्या बनता, t1 का मोड ग्रेटर देन क्या बनता, t0 का मोड। r1 मानते हैं तो t2 का मोड क्या बनता, ग्रेटर देन मोड ऑफ t1। ऐसे ही चलते चलते r इक्वल टू 11 मैक्सिमम आ सकता था, तो यहां से बनता t12 का मोड शुड बी ग्रेटर देन t11 का मोड। मतलब ये ऐसा हो रहा है ना कि t0 से t1 बड़ा है, t1 से t2 बड़ा है, t2 से t3, ऐसा करते करते अप टू लास्ट में t12 जो किससे बड़ा है वो t11 से बड़ा है। अब r की वैल्यू 12 के लिए यहाँ पे आता t13 का मोड इक्वल टू क्या है, t12 के मोड के इक्वल है। मतलब ये ऐसा चल रहा है अपना सीरीज क्या, कि मोड ऑफ t0 लेस देन मोड ऑफ t1 लेस देन मोड ऑफ t2 लेस देन मोड ऑफ t3 अप टू लेस देन अप टू लेस देन चल रहा है t12 का मोड इक्वल टू t ऑफ 13 का इक्वल आ गया। मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा था, बीच में दो टर्म आपस में क्या निकल आए, इक्वल। अब अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे तो आगे वाला जो वैल्यूज है वो इससे क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। ये तो हम बोल सकते हैं कि आगे वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इससे क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। तो अब अपन ये कहते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके लिए क्या बोले कि पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि ऐसा बन गया, उसके बाद डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे अपने, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे अपने पास। अब अपने इसी में ये कहते हैं, ये वाला हमने ये शुरू किया था x प्लस वाई का पावर n वाला ये एक्सपेंशन शुरू किया था, इसमें हम tr+1 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेके चले, tr का मोड। यहां से एक एक्सप्रेशन बनता है r लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x अपॉन y टाइप का, ऐसा एक्सप्रेशन बना। अब एक और एक्सप्रेशन था ना वहां पे कि tr+1 जो है वो अपने आगे वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो ये और इसमें देखो क्या फर्क है, यहाँ r की जगह क्या रख दें, अगर r की जगह r+1 रख दें तो क्या ये tr+2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, tr+1, साइन चेंज हो जाएगा। हम देखो इसको ऐसा बोल रहे हैं
कि ये वाला ऐसा बना है, तो इस वाले को सॉल्व करते हो तो ये बनेगा शायद r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x अपॉन y। किसी को सॉल्व करना सॉल्व भी कर सकता है, या डायरेक्टली ये सोचो यहां से यहां पे जाने पे r से r+1 का चेंज हुआ है और दूसरा साइन बदल गया है, क्योंकि वहां ये बनेगा, अगर r को r+1 करोगे तो tr+2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा tr+1, तो tr+2 अपना छोटा है तो साइन चेंज हो गया है। तो साइन चेंज तो लास्ट एक्सप्रेशन में भी साइन चेंज होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन वही है जिसको हमने इसको m माना था, और इस केस में हम m कितना लेके चल रहे हैं, m लेके चल रहे हैं 12 के इक्वल, ठीक है ना, 12 के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया होगा 12, ऐसा आया होगा। तो यहां से कितना बना होगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बना होगा। तो दो बातें समझ में आई कि r इक्वल टू 11 होगा या r क्या होगा ग्रेटर देन 11 होगा। इसके लिए इक्वल टू के लिए tr+1 का मोड इक्वल टू क्या आया होगा tr+2 के मोड के, और इसके लिए tr+1 का मोड ग्रेटर देन मोड ऑफ tr+2 आ गया होगा, ठीक है ना। अब tr+1 का मोड इक्वल टू ये है तो 11 रखते हैं, तो शायद यहाँ t12 बराबर क्या बनेगा t13 का मोड बन जाएगा। और इसमें रखते हैं कि 11 से बड़ा वैल्यू रखते हैं, तो 11 से बड़े वैल्यू के लिए 12 रखते हैं, तो ये बनेगा t13 12 के लिए, r इक्वल टू 12 के लिए t13 का मोड शुड बी ग्रेटर देन t14 का मोड। फिर r अगर आगे 13 रखते हैं तो ये बनेगा t14 का मोड ग्रेटर देन t15 का मोड। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, t0 से t1 बड़ा था, t2 बड़ा था, अप टू बढ़ा गया, फिर t12 बराबर क्या आया t13 निकल आया, ऐसा निकल आया। उसके बाद t13 के बाद देखो ये बराबर यहाँ पे भी आया है, फिर t13 आगे t14 से छोटा है, मतलब आगे क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, t13 t14 से बड़ा है, t14 t15 से बड़ा है, t15 t16 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा चल रहा है ना कि ये एक्सप्रेशन अपना ऐसा चला क्या कि ये t0 से t1 बड़ा, फिर t2 बड़ा, t3 बड़ा, अप टू चलते चलते t12 t13 बराबर आए, t14 छोटा, t15 और छोटा, ऐसा बन रहा है। तो इसका मतलब ये दो हमारे क्या आ गए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गए, ठीक है ना, t12 और t13 दो हमारे क्या आ गए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गए। तो ऐसे हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन को मैं जनरली आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना, जनरल आंसर। अब इस एक्सप्रेशन के लिए जनरल आंसर बनाना है, तो जनरल आंसर क्या बनेगा, जो हमने केस लिया था, क्या केस 1 की बात ही कर रहा हूं वापस, कि हमने लिया था अगर m बिलोंग्स टू क्या हो जाए इंटीजर, तो r लेस देन इक्वल टू m आया था। इस केस में दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएंगी। दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन सी होंगी, tm और tm+1, ये हमारी क्या रही होंगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रही होंगी। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की कि अगर m बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं हो, m अपना इंटीजर, जो m है वो इंटीजर नहीं आया, अगर ये नहीं आया तो हम मानते हैं वही चीज कि r लेस देन हमारा आया था लेस देन इक्वल टू m, ये एक्सप्रेशन था। अब अगेन m का वैल्यू मान लो कुछ, एक बार m का वैल्यू मान लेते हैं 12.2, ऐसा निकल के आया, तो अपना निकल के आया r लेस देन इक्वल टू 12.2। अब r तो हमें पहले से ही पता था कि इंटीजर होगा, r की वैल्यू 0 1 2 3 पॉसिबल हो सकती है, तो इस बार क्या होगा 12.2 के इक्वल वाला केस तो आएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही केस आएगा, r लेस देन कितना होना चाहिए 12.2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये अपना r 0 रखेंगे तो बनेगा t0 का मोड शुड बी लेस देन t1 का मोड, r1 रखेंगे तो t1 का मोड शुड बी लेस देन t2 का मोड, अप टू r रखते हैं 12, तो ये बनेगा t12 का मोड शुड बी लेस देन t13 का मोड, ऐसा बनेगा। और दूसरा वाला केस लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला दूसरे वाले केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यही वाले केस की। तो इसमें ऐसा बना होगा, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा m था 12.2, तो r+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 12.2 आएगा, तो यहाँ पे r ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा
11.2, तो r सिर्फ ग्रेटर देन 11.2 पॉसिबल है, तो r का वैल्यू 12 लेंगे तो t 13 का मोड शुड बी ग्रेटर देन t 14 बन जाएगा। फिर r अगर 13 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, t 14 का मोड शुड बी ग्रेटर देन t 15, ऐसे आगे चलता रहेगा। इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है हमारे कि ऐसा है, आप सोचें क्या कि टी नोट से T1 बड़ा अप टू T13 बीच में बड़ा आया, फिर यहाँ T12 और फिर वापस क्या होने लग गया, डिक्रीज। तो कितने ग्रेटेस्ट टर्म आए, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रहा है, दैट इज T13 वाला। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकल के आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं, दूसरे वाले केस को की बात करते हैं कि केस 1 की बात तो कर ली हमने, अब केस 2 की बात करते हैं इसी में कि अगर m इंटीजर नहीं है, m इंटीजर नहीं है, m अगर इंटीजर नहीं है तो अपने पास कितना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपना आया, r लेस देन इक्वल टू m आया था। अब हमारा एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा, वो होगा t ऑफ बॉक्स m प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1, क्योंकि 12.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। ये हमारा क्या रहा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहा होगा। तरीके से सॉल्व करना है तो इतना बड़ा है, लेकिन अब अपने इसको फाइनली मिनिमाइज कर रहे हैं इस चीज को कि कैसे दिमाग में रखेंगे। हम तो ऐसा दिमाग में रखते हैं क्या, इसी चीज को हमारे पास ये एक्सपेंशन होगा, इसके लिए ये भी दिमाग में नहीं रखेंगे, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालना है, तो हम कहेंगे हमारा r जो लेस देन इक्वल टू आएगा वो आएगा n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y आता है, ठीक है ना। अब इस क्वांटिटी को हम मान लेते हैं m के इक्वल, ठीक है ना। तो अब हमारा r लेस देन इक्वल टू m आता है। तो दो बातें, क्या अगर m क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, और m इंटीजर ना हो। अगर m इंटीजर हो जाए तो दो ग्रेटेस्ट tm और tm प्लस 1 ये हमारी क्या होंगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रही होंगी। और अगर m इंटीजर नहीं हुआ तो t ऑफ बॉक्स m प्लस 1 जो है ये हमारा क्या रहा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहा होगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे याद रखेंगे कि ये ऐसा है। और अगर वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है तो हम वही वैल्यू पुट करेंगे, और अगर वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं दी हुई है तो वेरिएबल्स की वैल्यू हम ऑलवेज क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये होता है इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब जैसे इस पे, अच्छा हाँ, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करते हैं। इसी में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ गई, मान लो जैसे वहां पे आई थी टीएम और टीएम प्लस 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आई, तो टीएम का और टीएम प्लस 1 का साइन चेक कर लो। अगर किसी का साइन पॉजिटिव ही है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो वो एल्जेब्रिकली क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। और अगर उसका साइन नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगी, एल्जेब्रिकली लोएस्ट टर्म। जैसे एक सवाल के थ्रू भी बात करते हैं अपने, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैं इसमें अलग अलग सवाल लिख रहा हूं, फाइंड न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इन 3x माइनस 2 का पावर 21। सेकंड, and algebraically greatest and least coefficient in 2 minus 5x का पावर 48 and greatest numerically
term in expansion of 7 minus 5x का power 11 when x equal to 2/3 या where x equal to 2/3 and last find numerically greatest term in expansion of 3 minus 5x का power 15 when x equal to 1/5। ये नंबर ऑफ सवाल हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। दो मैं ट्राई कर रहा हूँ, दो मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करने हैं, तो तुम लोग सॉल्व करोगे। अब सेकंड और थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाले की बात करते हैं सबसे पहले। फाइंड एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। अब वो न्यूमेरिकली, हम तो हमेशा न्यूमेरिकली निकालेंगे। न्यूमेरिकली निकालने के लिए हमने तो पढ़ा है r लेस देन इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अब ऐसा है तो हमने बोला r लेस देन इक्वल टू n कितना है 48 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड टर्म माइनस 5x। ऐसा अब कुछ नहीं दिया हुआ x के बारे में तो हम x बराबर कितना पुट कर देते हैं 1। तो r लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 49/1 प्लस 2/5। तो ये r लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 49/7 इंटू 5। तो r लेस देन इक्वल टू आ गया 35। ये आ गया इंटीजर, इंटीजर निकल आया। तो इंटीजर निकल आया तो अपने को पता होना चाहिए दो ग्रेटेस्ट टर्म आती है, वो कितनी हो जाएगी tm और tm प्लस 1, मतलब t35 और t36। ये क्या हो जाएंगी एल्जेब्रिकली, न्यूमेरिकली, दोनों की दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब अपने को एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट देखना है तो बस साइन चेक करो। t35 की बात करते हैं तो t35 की बात करेंगे यहाँ पे, तो t35 हो जाएगा कितना 48c34 माइनस 5x का पावर 34 2 का पावर 14 शायद। तो कैसा होगा ये एक पॉजिटिव टर्म होगा क्योंकि माइनस 5 का पावर 34 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा। और दूसरा तो t36 अपने आप क्या हो जाएगा एल्जेब्रिकली लोएस्ट। क्यों? क्योंकि वो माइनस 5x का पावर कितना आएगा 35। और अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बाहर क्या आ जाए नेगेटिव साइन आ जाए तो वो एल्जेब्रिकली क्या हो जाता है लोएस्ट टर्म हो जाता है। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे निकालते हैं, न्यूमेरिकली ऐसे देखेंगे, फिर वहां से अपने आप क्या आ जाएगा एल्जेब्रिकली वाला टर्म आ जाएगा। अब थर्ड वाले सवाल की बात कर रहा हूं मैं कि थर्ड वाला कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है तो x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या वही चीज कि r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 मतलब 11 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन माइनस 5x, ऐसा बनेगा। अब x का वैल्यू कितना रख दो 2/3, तो ये आ जाएगा r लेस देन इक्वल टू 12 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा 7/5 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा आ जाएगा। तो ये आएगा r लेस देन इक्वल टू 120 अपॉन 31 टाइप का आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये कुछ नंबर जो है ये बनेगा 3.9, तो अपना आ जाएगा r लेस देन इक्वल टू 3.9 टाइप का। तो हम कहते हैं कि ये दिस इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ऐसा हुआ तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आता है, दैट इज t ऑफ बॉक्स m प्लस 1, t ऑफ बॉक्स ऑफ 3.9 प्लस 1, ये हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा t4 हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो ये दो टाइप के सवाल बनते हैं, बस हमें वो जो प्रूव किया था वो डायरेक्टली मतलब ऐसा पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, लेकिन अगर नहीं भी आता हो तो काम चल जाएगा, अपने को डायरेक्ट याद हो तो अपना काम बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये बचे हुए दो सवाल तुम लोग ट्राई कर सकते हो इस पे।
तो ये होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स और कोफिशिएंट के बारे में। अब नेक्स्ट इसमें जो बनता है वो है बाइनोमियल में एक पर्टिकुलर सवाल है, a प्लस रूट बी का पावर n टाइप, a प्लस रूट बी का पावर n टाइप का सवाल है। इसकी बात करते हैं तो इसमें अपने ये बोलते हैं क्या 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 चीजें होती है। फिक्स कैलकुलेशन है इसकी, हर सवाल में ऐसा ही करना है, इस टाइप का है। जैसे 2 प्लस रूट 3 का पावर n की बात करते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है इस सवाल के लिए कि ऐसा इफ दिस बराबर i प्लस एफ, ऐसा पूछा जा सकता है। अगर दिस बराबर i प्लस एफ देन प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ, या फिर i इज एन ओड इंटीजर, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कि पूछ लिया देन, या पूछ सकता है i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू कितना आएगा, ऐसा पूछ ले। तो देखो कैसे करते हैं, हो सकता है कुछ और हो इसमें, तो अपने ये देखते हैं क्या मानते हैं हम। ये है 2 प्लस रूट 3 का पावर n है, इसको मानते हैं i प्लस एफ, और इसका एक्सपेंशन करते हैं। क्या बनेगा ये nc0 रूट 3 का पावर 0 2 का पावर n प्लस nc1 रूट 3 का पावर 1 2 का पावर n माइनस 1 प्लस nc2 रूट 3 का पावर 2 का पावर n माइनस 2, ऐसा एक्सपेंशन बन जाएगा। अपने से एक इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3 का पावर n, ये खुद से सोचा मैंने। अब 2 माइनस रूट 3, ये होता है रूट 3 1.73, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा 0.28। तो 0.28 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पावर भी कैसा आता है, फ्रैक्शन। मान लेते हैं ये कुछ f डैश टाइप का आता है, तो ये बनेगा nc0 रूट 3 का पावर 0 2 का पावर n माइनस nc1 रूट 3 का पावर 1 2 का पावर n माइनस 1 अप टू, ऐसा एक एक्सपेंशन चलेगा। अब अपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि राइट हैंड साइड पे ये जो पार्ट है इंटीजर बन जाए, इसमें से इरेशनल पार्ट गायब हो जाए। हमें पता है ये इंटीजर वाला पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है, ये इंटीजर है, तो इसको गायब करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं तो ये बनेगा i प्लस एफ डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ, ये जो भी बनेगा ये बन जाएगा इंटीजर वाला पार्ट, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से दो बातें, मतलब क्या, i प्लस एफ डैश बराबर क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर बना। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। अब f जो हमारा है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है, और f डैश भी क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो यहां से f प्लस एफ डैश जो है वो आ जाएगा 0 से 2, और हम कह रहे हैं कि f प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो f प्लस एफ डैश 0 से 2 है, तो 0 से 2 में कौन सा इंटीजर आता है, 1। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज f प्लस एफ डैश कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो यहां से f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एफ। तो अपने आप देखो सारी चीजें प्रूव हो गई। अगर ये 1 हो गया तो ये 1, तो i प्लस 1 बराबर ये इवन इंटीजर है, ये बन गया। यहां से अगर ऐसा आ गया तो i प्लस 1 इक्वल्स टू इवन इंटीजर है, ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि i कैसा आएगा, ओड इंटीजर आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरी बात, ये वाला भी क्लियर हो गया।
आई प्लस एफ तो हमारा था 2 प्लस रूट 3 का पावर n। 1 माइनस एफ की वैल्यू किसके इक्वल है? एफ डैश है हमारा 2 माइनस रूट 3 का पावर n। तो ये 2 प्लस रूट 3 का पावर n इंटू 2 माइनस रूट 3 का पावर n, ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ सवाल पॉसिबल हो सकते हैं कि ऑड इंटीजर है कि इवन इंटीजर है, आई प्लस एफ 1 माइनस एफ ऐसा बन सकता है। पैटर्न ये फिक्स रहेगा क्या कि ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा दिमाग में रखेंगे अपने। अब तो ये ऐसे सॉल्व होता है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या बनता है वो मैं सवाल के थ्रू नहीं, इसी के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं कि यहाँ पे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करने पे राइट हैंड साइड पे क्या बनता? इंटीजर। अगर ऐसा होता तो हमारे पास देखो ये आता आई प्लस एफ माइनस एफ डैश बराबर कितना बन जाता? 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर बनता। अगर ऐसा होता तो हम कहते अगेन वही कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। इसको इंटीजर होना पड़ेगा। f हमारा है 0 से 1, f डैश भी है 0 से 1, तो माइनस एफ डैश जो है वो आ जाएगा -1 से 0। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो f माइनस एफ डैश जो है वो हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। और हम कह रहे हैं f माइनस एफ डैश कैसा है? इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब f डैश बराबर कितना आ जाएगा? f। एक तो ये रिलेशन मिलेगा और दूसरा रिलेशन f माइनस एफ डैश अगर 0 है तो ये 0 है, तो i बराबर क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। तो यहां से बन जाएगा ये वाला i प्लस 0 बराबर इवन इंटीजर। तो इसका मतलब i कैसा इंटीजर आएगा? इवन इंटीजर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं। अब ये अपने को क्लियर होने चाहिए। तो ये बेसिक बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल के ये पार्ट्स हैं अपने। ठीक है ना?